9/11 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर। इस एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये शाहरुख खान की फिल्म आपने देखा ही होगा, जिसमें एक तरफ दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका था, तो दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन। ये कोई पहली दफा नहीं था कि जब अमेरिका के इन दो टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। एंड विदाउट एनी डाउट यह बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और इसके आसपास ऑलमोस्ट 500 से ऊपर हॉलीवुड की मूवीज बन गई थी। तो जो भी इस बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था, उसे यह अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेगी तो आने वाले दुनिया के सारे बड़े न्यूज़ चैनल जो होंगे वो इसी खबर को दिखाएंगे। जैसे कि आज बुर्ज खलीफा को अगर गिरा दिया जाए तो सारे चैनलों के लिए यही स्टोरी होगी। एग्जैक्टली आज के 23 साल पहले दुनिया में यही सिचुएशन थी। सोवियत यूनियन टूट चुका था, चाइना के पास इतनी ताकत नहीं थी, तो अमेरिका दुनिया का एक ऐसा अकेला मुल्क था जो सुपर पावर था, जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन, यानी आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाज़ों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंचे। अमेरिका की अब तक की सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान थे, और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई था। हर जहाज़ को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम से बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज जो अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए, और जैसे ही इन जहाज़ों ने ऑफ किया, इन लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने के लिए अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी सी छुरियां और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया, और जहाज के दोनों पायलट को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बैठाया, और जहाज के सारे पैसेंजर को पिछली साइड पर ढकेल दिया, और इन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट मर चुके हैं और यह जहाज अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है, जिससे सारे पैसेंजर चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन यह हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड कराना ही नहीं चाहते थे। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर को यह बातें समझा रहा था, तो उसने गलती से जहाज के एक ऐसे बटन को दबा दिया जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया, और उसने कहा, सभी लोग आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और यह सुनकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भी कंफ्यूजन फैल गई, और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे के सारे जहाज़ों को हटाकर रनवे क्लियर करा दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। मतलब कोई इतने खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर, यह जहाज पहले वेस्टर्न से लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था, जो काफ़ी लंबा सफ़र था। तो मोहम्मद अता ने उस जहाज़ को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही वो न्यूयॉर्क के सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज़ बहुत तेज़ी से अपनी हाइट नीचे आने लगा, और क्लियरली सबको ऐसा लग रहा था कि यह जहाज़ इसलिए नीचे आ रहा है ताकि यह न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसलिए उधर एयरपोर्ट में भी यह देखकर सारे लोग इस जहाज़ का इंतज़ार करने लगे। बट काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज़ नहीं पहुंचा। पोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज़ गया कहाँ। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश हो चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही ये पता था कि असल में माजरा क्या है, असल में हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए हर न्यूज़ चैनल ने इसे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इन सब के दौरान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठे हुए थे। तो उनके सेक्रेटरी ने जाके खामोशी के साथ उनसे कहा कि इस पूरे मामले को एक्सीडेंट के रूप में बताया। उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि कोई एक्सीडेंट ही होगा। पहले जहाज़ को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज़ को बिल्कुल पहले जहाज़ की तरह ही 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया। और जहाज़ों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग पहले से प्लान थी। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। मरवान अल शही, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजल्स के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल अपने नॉर्मल प्रोग्राम छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी टाइम पर दुनिया के सामने
दूसरा जहाज फुल स्पीड से आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि यह सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिका के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा यह बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक, यूएस इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाज़ों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी 2 जहाज़ ऐसे थे जिन्हें यह लोग हाईजेक कर चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाज़ों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज, तीसरे नंबर का जहाज को, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजर उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय उसे अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन की तरफ टर्न किया। और जैसे ही वो वाशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी। और यह जहाज बहुत तेजी से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर की तरफ यह जहाज बढ़ रहा था। हेडक्वार्टर के इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन के क्लिप्स को दिखाने लगा। लेकिन अभी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज के डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि यह जहाज भी वाशिंगटन के तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है कि यह अमेरिका के पार्लियामेंट कैपिटल को भी टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड में रवाना किए गए और इन जेट्स को यह ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर मार दिए जाए। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज, जिसे जैद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब यह जहाज हाईजेक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। जैद जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फ़ोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि यह हाईजेकर्स झूठ बोल रहे हैं और यह एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं बल्कि यह एक सुसाइड मिशन पर हैं। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि यह हाईजेकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर ले आके क्रैश करे, हम सब खुद ही इस जहाज को नीचे गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजेकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर जैद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे साइड टू साइड हिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस जहाज के पायलट जैद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ किया और इस तरह यह चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाने लगे तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर जो है वो कोलैप्स कर गया। 1000 लोग इसमें मारे गए और इसकी कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें लगभग 1600 लोग मारे गए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इस बिल्डिंग्स में लगी आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन हमले के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड था, उसके वालिद ने एक इंटरव्यू में सामने आया जिसमें उन्होंने यह सब मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाज़त ही नहीं है। और इस तीसरे और चौथे जहाज के पायलट के माँ बाप ने भी अमेरिका की रिपोर्ट्स की मानने से इनकार कर दिया। और अगर इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिली से थे। 9/11 का यह हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $9 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था। असल नुकसान उस बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ था जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट।
बाद अमेरिका के मार्केट्स में पैनिक फैल गया, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगी और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के स्टॉक गिरने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उठाया वरन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने। और कहा जाता है कि इन हमलों से अमेरिका की $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और अमेरिका की जीडीपी जो इससे पहले 4 और 5 पर ग्रो कर रही थी, 2001 के हमले के बाद 1 पर से भी नीचे आ गई। लेकिन अब जब स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज स्टॉक नीचे जा रही थी, तो कुछ कंपनियां इन दरमियान में भी ऐसी थी जिन्होंने इस हमले के नुकसान के बजाय बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया और इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाने लगे। यह कंपनीज थी वार कंपनीज, गन बनाने वाली कंपनीज, फाइटर जेट्स और टैंक्स बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका के ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। और यह लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि यह सबको पता था कि अमेरिका अब इस 9/11 का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी जंग शुरू करेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ देख रही थी। और आखिर पूरी दुनिया के सामने आए और सबको बताया कि इन हमलों के पीछे कोई मिल्क या गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि यह एक टेररिस्ट अटैक था। और इन अटैक्स के पीछे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अलकायदा। अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन इन सब से बहुत दूर आराम से अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। नौ जब पूरी दुनिया ओसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिए ब्लेम कर रही थी, तो ओसामा बिन लादेन सामने आए और अल जजीरा को इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। कंफ्यूजन में थे कि यह इसने किया है या नहीं किया है। इन हमलों के बाद सिर्फ ओसामा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर सामने आए और इन हमलों की सख्त मुखालफत की, क्योंकि अगर किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है तो उससे पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग में पहले मुसलमानों को यह हिदायत दिया करते थे, यह ऑर्डर दिया करते थे कि जंग के दरमियान वह किसी औरत, बच्चे, बूढ़े, इवन कि दरख्तों को भी नहीं काटना है और फार्मर्स और दूसरे रिलीजन के पृष्ठ जो होते हैं उनको भी नहीं मारना है, यानी जो पूजा पाठ पुजारी हैं उनको नहीं मारना है, उन्हीं से लड़ना है जो तुमसे लड़ते हैं। मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा माफ़ करने वाले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन के नाम पर कोई ऐसा कैसे कर सकता था? इसलिए इन हमलों के बाद OIC मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और उसने 9/11 के इन हमलों की मुखालफत की। और उनके अलावा मक्का के ग्रैंड मुफ्ती ने भी यह बयान दिया कि यह हमले इस्लाम के खिलाफ है। और इवन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन समझे जाने वाले अयतुल्लाह खुमैनी ने भी यह बयान दिया कि इन हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी इस्लाम की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ख़राब होने लगी और इस्लामी फोबिया बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग रोड पर हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकाला गया और कुछ मुसलमानों को तो जान से भी मारा गया। और टीवीज़ पर पहली दफ़ा यह डिबेट स्टार्ट हुआ कि क्या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है भी या नहीं भी। इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह सेंस था कि यह हमले चाहे जिसने भी किए हो, हम इन सब के खिलाफ हैं। अब आगे की बात कि कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और कैसे ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसको। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर अगर इसे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।